अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम मोहम्मद फैसल और आज हम बात करने लगे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आजकल टॉप ट्रेंड पे चल रहा है, अर्तुगरुल गाजी। वो जो एक ड्रामा है उस पे हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताता चलूँ, ये ड्रामा ना सिर्फ एक ड्रामा है बल्कि ये एक हकीकत पर मुबनी, एक सच्चाई पर मुबनी, एक मर्द मुजाहिद की कहानी है। ये सीरीज़ जो चल रही है ये हमें अब हमारे माजी की याद दिलाती है, ये हमें हमारे अपने आबाओ अजदाद की याद दिलाती है, ये हमें याद दिलाती है कि हम माजी में कैसे थे। ये हमें कुरान मजीद की उस आयत का तर्जमा जो कि कुरान मजीद में बयान किया गया है कि अपने माजी को कभी ना भूलो, ये हमें उस चीज़ की तरफ इशारा देती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताता चलूँ कि अर्तुगरुल गाजी कौन था। अर्तुगरुल गाजी 1191 में सलमान शाह के घर पैदा हुआ। सलमान शाह जो कि काई कबीले का बादशाह था, सरदार था। सलमान शाह एक इंतहाई निडर, इंतहाई मुखलस, इंतहाई वफादार और एक बहादुर सिपा सलार था। तो जाहिर से बात है, जैसे बाप होता है ऐसे ही उसकी औलाद होती है। तो उसी की पैरवी करते हुए उसका बेटा भी इंतहाई निडर, वफादार, मुखलस और सबसे बड़ी सोच, सबसे पहले मुसलमानों की अपने हर मकसद में, अपनी हर बात में, अपने हर कौमी मफाद में, अपने हर कबीले के मफाद में सबसे पहले वो उम्मते मुसलमा का सोचता था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलता जाऊं कि जो अर्तुगरुल ड्रामा है इसकी अहमियत उस वक़्त बहुत ज़्यादा हो जाती है जब हमें पता चलता है कि इस ड्रामे ने जिसने सिर्फ 2 साल का मुख्तसर अरसे में, सिर्फ 2 साल के मुख्तसर अरसे में बॉलीवुड जो कि 70 साल से काम कर रही है, बॉलीवुड जिसकी 70 साला तारीख़ है, उसके कारोबार को ठप कर दिया। और ये ड्रामा जो कि 5 सीज़न पर मुश्तमिल है और जिसकी 200 से ज़ायद इक़सात हैं, वो एक टॉप ट्रेंड बन चुका है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि इस ड्रामे की अहमियत उस वक़्त और ज़्यादा हो जाती है जब हम न्यूयॉर्क टाइम में ये पढ़ते हैं, जो कि वो अपनी सुर्खी बनाते हैं, इसको हेडलाइन बनाते हैं कि ये जो ड्रामा है ये एक साइलेंट एटम बम है। ये मुसलमानों के अंदर उनकी खुदी को उभार रहा है। जैसे इकबाल ने 1947 से पहले, पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद आने से पहले मुसलमानों में बेदारी पैदा की, मुसलमानों में खुदी पैदा की, ऐसे ही ये ड्रामा मुसलमानों के अंदर खुदी पैदा करने का सबब बन रहा है। ये मुसलमानों में जज्बा हुर्रियत, जज्बा जहाद और वो ख़ानदानी निज़ाम जो कि यूरोप ने बहुत सारा पैसा लगाकर बॉलीवुड के ज़रिए, हॉलीवुड के ज़रिए और बहुत सारी जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, वो मुसलमानों में ख़ानदानी निज़ाम को तबाह करने के लिए फहश और बहुत सारे जो फजूलियात हैं वो पैदा कर रहे थे और मुसलमानों के ब्रेन वॉश कर रहे थे, मुसलमानों को उनका माजी भुला रहे थे। तो हमें इस ड्रामे देखने के बाद, इन सीजन्स को देखने के बाद, इन इक़सात को देखने के बाद हमें हमारा वो माजी याद आता है। तो हम वो बॉलीवुड की वो जो अरबों डॉलर, हॉलीवुड की अरबों डॉलर फंडिंग जो उन्होंने की है, उसको हम फ़ौरन नेस्तो नाबूद कर देते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस ड्रामे की अहमियत उस वक़्त और ज़्यादा हो जाती है जब हमें पता चलता है कि ये जो तुर्कों का ड्रामा, जिन्हें चरवाहे कहा जाता है, ये ड्रामा जब सऊदी अरब, दुबई और अरब ममालिक में पहुंचता है तो वहाँ का मिडल ईस्ट ब्रॉडकास्ट इस पर पाबंदी आयद कर देता है। इसलिए पाबंदी आयद कर देता है कि अरब लोग कहीं तुर्कों को सुपीरियर ना समझने लग जाएं, लेकिन वो उनकी ब्रॉडकास्टिंग पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस ड्रामे की अहमियत उस वक़्त और हो जाती है जब हम देखते हैं कि मिस्र के एक अदारा, जिसे दारुल फतवा कहते हैं, दारुल फतवा भी कहते हैं, वो इस पर फतवा लगाता है कि इस ड्रामे को ना देखा जाए, तो लोग उसके फतवा मानने से भी इनकार कर देते हैं। और वो अरब ममालिक जो इस पर फतवे लगा रहे हैं,
तो आपको बताता चलता जाऊं कि सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट पर ट्रैफिक है जो इस ड्रामे को देख रही है, वो उनमें देखने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा अरब कंट्रीज़ की है। दोस्तों, हम जब बात करते हैं कि इस ड्रामे की अहमियत पर, तो इस ड्रामे की अहमियत उस वक़्त और ज़्यादा हो जाती है जब हमें पता चलता है कि ये ड्रामा सिर्फ 10 दिसंबर 2014 को, जी हाँ 10 दिसंबर 2014 को पहली मर्तबा ये नशर किया गया और अब तक ये ड्रामा 150 से ज़ायद ममालिक में दिखा जा चुका है। और इससे भी मज़े की बात यह है कि 80 से ज़्यादा ममालिक और 80 से ज़्यादा लैंग्वेज में ये डबिंग किया जा चुका है। और उससे भी बढ़कर हम पाकिस्तानियों के लिए सबसे बढ़कर अहमियत इसकी ये है कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिसंबर 2019 में ये ऐलान किया था कि ये ड्रामा पाकिस्तान में नशर किया जाएगा उर्दू डबिंग के साथ। लेकिन फिर हमें पता चला कि ये इसकी जो नशरियात है और इसकी जो डबिंग वाला प्रोसीजर है वह रोक दिया गया है। बहुत से प्रोपेगेंडे किए गए, बहुत सी फंडिंग की गई कि इस ड्रामे को रोका जाए। यहूदो नसारा यहूदी और उसके तमाम एजेंट ने पूरा जोर लगा दिया कि हमने ये ड्रामा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कहीं पर भी नशर नहीं होने देना। तो फिर क्या हुआ कि पीटीवी के ट्विटर ने ये ट्वीट किया कि जो भी इससे रिलेटेड मनगढ़ंत कहानियाँ हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं, तो हम ये ड्रामा नशर करने जा रहे हैं। तो इस ड्रामे की जो पहली किस्त है वो 1 रमज़ान को पीटीवी के प्लेटफॉर्म पर नशर की गई। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चले जाऊं कि इस ड्रामे में जो सबसे मेन चीज़ दिखाई गई है वो उस्मानी सल्तनत की है। उस्मानी सल्तनत, मैंने आपको पहले बताया कि उसकी ये एक ख़ानदान, काई कबीला, उसका एक छोटा सा ख़ानदान और उसका एक बादशाह जिस सलमान शाह है और उसका बेटा अर्तगल गाजी जो कि 1191 में पैदा हुआ, उससे रिलेटेड है कि इस ड्रामे में किस चीज़ पर फोकस किया गया है। तो इस ड्रामे में जो ज़्यादातर फोकस किया गया है वो किया गया है सलीबी जो क्रूसेड वार है और उसी के साथ साथ बाद में जो मंगोल उस वक़्त की सबसे बड़ी पावर थी और सबसे बड़ा मसला था, इस चीज़ की तरफ फोकस किया गया है। और सबसे जो मेन पॉइंट है, जी जो सबसे मेन पॉइंट है जो काबिल गौर है वो ये है कि मुसलमान जो हैं उस वक़्त के जितने भी कबीले हैं, मुसलमानों की जितनी भी रियासतें हैं, वो आपस में अफरा तफरी का शिकार हैं। वो आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। और उनको लड़ाने वाले कौन हैं? उनको लड़ाने वाले सलेबी हैं। उनको लड़ाने वाले कौन है? उनको लड़ाने वाले मंगोल हैं। तो हम इस ड्रामे की जो मेन थीम है वो हमें यहाँ पर ये मिलती है कि किस तरह ईसाई, यहूदी और उसी के साथ साथ मंगोल मुसलमानों के साथ जंग कर रहे हैं और मुसलमान उनके साथ हालत जंग में है। और ना सिर्फ उन्हीं के साथ साथ मुसलमान खाना जंगी की हालत में भी है। और इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी थीम है, जो मरकज़ी ख्याल है, वो ये है कि उस वक़्त की कहत साली, किस तरह वहाँ के लोग, वहाँ की ट्रेडिशन, वहाँ के कल्चर, वहाँ की रस्म और रिवाज, शादी का रिवाज, उसके अलावा वहाँ के खान पीन, रहन सहन, सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों, जब हम उस ड्रामे की उस 11वीं, 12वीं, 13वीं सदी की ये जो मुकम्मल सीरीज़ देखते हैं तो हमें लगता है कि हम इस 20वीं और 21वीं सदी के होकर, इस मॉडर्निज़म इरा के होकर हम दोबारा उस इरा में जा चुके हैं वापस। तो हम वहाँ के माहौल को, वहाँ की खूबसूरती को, वहाँ के नेचर को, वहाँ के इन्वायरमेंट को हम इंजॉय करते हैं। उसी के साथ साथ हम जब देखते हैं उसके वार पीरियड तो हमें दिखाई देता है कि मंगोल आ चुके हैं और मंगोलों ने आकर बगदाद, इराक, शाम और अफ़गानिस्तान, कुर्दिस्तान, इन पर हमला कर दिया और बगदाद की ईंट से ईंट बजा दिया। तो ये ड्रामा जो स्टार्ट होता है वो तब होता है कि जब चंगेज़ खान कुर्दिस्तान पर हमला करता है। तो उस वजह से क्या होता है कि काई कबीला और दूसरे कबीले जो छोटे मोटे हैं और अपने सरदार और अपने जो जंगजू है, अपना लीडर है अर्तगल गाजी, उसकी क़यादत में हिजरत करते हैं अनातोलिया की तरफ। अनातोलिया में जब वो पहुंचते हैं, यहाँ पर एक और बात, जो काई कबीला है
وہ صرف 400 گھوڑوں، 400 اپنے جوانوں جو سپہ سالار ہیں اس وقت، اور 400 خیمر پر مشتمل ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، اناتولیا کی طرف جاتا ہے۔ اناتولیا میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر اور حالات خراب ہوتے ہیں۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سلجوقی خاندان کا رومی سلطنت اور تارتاری فوج کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کی لڑائی کی وجہ سے وہ آپس میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ اب ان کی وہ بنیاد، وہ ساکھ نہیں رہی، جس کی وجہ سے خانہ جنگی جنم لے رہی ہے اور قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو ہمیں جا کر وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ سلجوقی فوج کا مقابلہ رومی فوج کے ساتھ ہے اور ان کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ سلجوقی حکمران جو کہ علاؤ الدین سلجوقی ہے، ان کا رومیوں کے ساتھ جب مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے تو ارطغرل غازی ان کا ساتھ دیتا ہے، اور اس کا اس طرح ساتھ دیتا ہے کہ رومیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے خوش ہو کر، اور بعد میں یہ بھی دکھنے میں آتا ہے کہ ارطغرل غازی خود جو اناتولیا کی مغربی سرحدیں ہیں اس کو پسند فرماتا ہے، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے سلطان علاؤ الدین سلجوقی اسے اجازت دے دیتا ہے کہ وہ ان علاقوں کی نگرانی کریں۔ تو اس ڈرامے میں ایک ٹویسٹ تب آتا ہے جب 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان بغداد پر حملہ کرتا ہے اور بغداد کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ وہ بغداد شہر کا سارا علم دریا نیل اور دوسری جھیلوں میں بہا دیتا ہے۔ وہ مسلمانوں کا سرعام قتل عام کرتا ہے اور ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتا ہے اور سرعام عصمت دری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ معصوم مسلمانوں، بچوں، بوڑھوں، ایون کے جانوروں تک کو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی دہشت اور رعب و دبدبہ قائم کر دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر سلطان علاؤ الدین اپنا سپہ سالار بھیجتا ہے اور ان کے درمیان ایک مختصر سا معاہدہ ہوتا ہے۔ اسی دوران 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس بیٹے کا نام عثمان ہوتا ہے۔ جی، یہ وہی عثمان ہے جس کے نام پر سلطنت عثمانیہ بنی ہے۔ یہ وہی سلطان ہے جس کی نام پر ہم نے مسلمانوں نے 1291 سے لے کر 1924 تک حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ وہی سلطان ہے جس کی وجہ سے مسلمان شمالی افریقہ، یوریشین کنٹریز اور اسی کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کنٹریز اور 3 بڑے براعظموں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ 13ویں صدی کے اندر سلجوقیوں اور رومیوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو گئی اور اس جنگ کے دوران علاؤ الدین شہید ہو گیا اور اس کی جگہ پر عثمان خلیفہ بن گیا۔ جب یہ جنگ جاری تھی تو ترکوں نے رومیوں کے ساتھ مل کر بغاوت کا اعلان کر دیا اور اس بغاوت کو شکست دے دی عثمان نے۔ تو جب جنگ کا میدان جاری تھا تو اس جنگ کے میدان میں بھی رومیوں کو شکست کا سامنا ہوا اور انہیں منہ کے بل گرنا پڑا۔ اسی دوران ایک اور المیہ ہوتا ہے۔ وہ المیہ ایسا ہوتا ہے کہ تارتاری بھی سلجوقیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کو بھی وہاں پر اس کا بیٹا اوہان غازی جو کہ عثمان کا بیٹا تھا وہ انہیں شکست دے دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عثمان کو جب عثمان وفات پاتا ہے تو اس کو اس کے شہر بروسان میں دفن کیا جاتا ہے، جس کا بعد میں اس کا بیٹا اوہان غازی محاصرہ کر لیتا ہے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ جو خلافت عثمانیہ ہے یہ 3 بڑے براعظموں تک پھیل جاتی ہے، جس میں شمالی افریقہ، مشرقی وسطی ممالک اور جنوبی مشرقی یورپ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ آرمینیا، ایران، عراق، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ اور مصر
जैसे ममालिक शामिल हैं और बहुत से ऐसे ममालिक शामिल हैं जो कि अब दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से आज वो उनका वजूद समझा जाता है। तो जब ये तुर्की खिलाफत जो कि 600 साल तक दुनिया पर कायम रही, तो इस पर ज़वाल का वक्त तब आया जब जंगे अज़ीम अव्वल का इख्तिताम हुआ। जंगे अज़ीम अव्वल के इख्तिताम जो कि 1924 में इत्तहादियों ने, जिसमें फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, यूनान, जर्मनी और दूसरे इसके जो महवरी ताकत है, इनको शिकस्त दे दी और उसके बाद तुर्की की किस्मत का फैसला किया जाने लगा। तुर्की की किस्मत का जब फैसला किया जाने लगा तो इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाने लगा और इसके वजूद को मुकम्मल ख़त्म करने की साजिश की गई। जब बरसगीर के मुसलमानों को पता चला तो उन्होंने इसको रोकने के लिए इसके डिफेंड में तहरीक खिलाफत का आगाज़ कर दिया, जो कि बहुत मशहूर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर। तो जब इत्तहादी ममालिक पर प्रेशर बढ़ा तो इन्होंने इस तुर्की के ये जो नापाक अज़ाइम थे कि तुर्की को ख़त्म कर दिया जाए, तो उन्होंने इस काम को रोक दिया। लेकिन क्या होता है कि 1923 में वो अपनी इन ओछे हटकंडों से बाज ना आए और उन्होंने तुर्की को एक 100 साला मुहादा, जिसे मुहादा है लोज़ान कहते हैं, 1923 में तय पाया। आखिर ये मुहादा लोज़ान क्या है, तो मैं आपको बताता चला जाऊं कि ये मुहादा लोज़ान, जिसके तहत तुर्की की सबसे बड़ी बंदरगाह, जिसका नाम है बॉस्फोरस बंदरगाह, जो कि ब्लैक सी और मेडिटरेनियन सी और इसी के साथ शुमाली अफ्रीका और यूरोप और एशिया को आपस में मिलाती है, और ये एक तजारती बहुत बड़ी बंदरगाह है, इसको आलमी मलकियत में ले लिया गया, यानी कि इसको इंटरनेशनल लेवल जो कि इत्तहादी ममालिक है उनको दे दिया गया और उन्होंने इस पर अपना वजूद और इसको अपने कब्जे में ले लिया। कि तुम लोग क्या हो कि आपकी इस मुकद्दस मकाम पर हुक्मरानी गैर अरब कर रहे हैं और ये मुकद्दस मकाम अरबों का है। तो जब ये बात हुई तो अरबों के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ और उन्होंने तुर्कों के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। और इस ऐलान में जब ये ऐलान हुआ तुर्कों के खिलाफ, तो उस वक़्त के बादशाह ने जब ये देखा कि उसकी सल्तनत के खिलाफ बगावत की जा रही है और कहाँ से हो रही है, हजाज़ मुक़द्दस, जिसे मक्का कहते हैं, मदीना कहते हैं, खाने काबा कहते हैं, तो उसने इसके एहतराम को देखते हुए शाह सऊद, जो कि बाद में आले सऊद और उसी के नाम पर सऊदी अरेबिया, हजाज़ मुक़द्दस अरब ममालिक का पुराना नाम है, जिसको बाद में सऊदी अरेबिया सऊद के नाम पर ही रख दिया गया। तो उन्होंने बग़ैर खून खराबा किए, बग़ैर कोई इंतशार किए, बग़ैर किसी अफरा तफरी के, बग़ैर एक दूसरे का सर कलम किए, उन्होंने आले सऊद को इजाज़त दे दी कि वो वहाँ पर अपनी हुक्मरानी कायम कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ क्या होता है कि जब ये ड्रामा अरब ममालिक में पहुँचता है, जाहिर सी बात है उनके छोटे मोटे इख्तलाफात चलते आ रहे हैं, तो सलमान शाह, जो कि वहाँ का शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है, उसने $400 मिलियन की सरमायाकारी करके एक ड्रामा मुमलकते नार एक नशर करवाता है, जो कि बुरी तरह फलाप हो जाता है, जिसमें ये दिखाया जाता है, जिसका मरकज़ी ख्याल ये है कि तुर्क बहुत बड़े वो मुफाद परस्त हैं, वो चरवाहे हैं, वो बुज़दिल हैं, वो कमज़ोर हैं, खाना जंगी का शिकार थे, लेकिन अवाम ने, अरबों ने इस प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर देती हैं। और इसी के साथ साथ हम अपने रियल टॉपिक पे, जो हम बात उस्मानी खिलाफत का कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे कि मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्क को एक सेकुलर स्टेट बना दिया। उसने सेकुलर स्टेट बनाने के लिए तुर्कों में हजाब पर पाबंदी लगा दी। उसने हर वो काम किया जिससे मज़हब से दूरी हो और एक सेकुलर रियासत बने। उसने
शराब खाने आम करवा दिए, उसने इवन के डांस पर भी पाबंदी ख़त्म कर दी। तो तुर्क को एक सेकुलर स्टेट बनाया जा रहा था। तो क्या होता है कि जब ये एक सेकुलर स्टेट का 100 साल का पीरियड आता है तो उसके बाद तारीख अपना पलटा खाती है। तो एक अजीम लीडर आता है जिसका नाम रजब तय्यब एर्दोगान है। रजब तय्यब एर्दोगान आकर वो जो सेकुलर स्टेट जो कि 100 साल में अपना पूरा पीरियड तय कर अब एक सेकुलर स्टेट बनती है, तो उसको वो इस्लामाइजेशन में ले आता है और एक इस्लामी इनकलाब लेकर आता है। और वो तमाम काम जो कि मुस्तफ़ा कमाल ने किए होते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ होती है, वो चीज़ ये है कि यूरोप, यहूद, इसराइल, इंग्लैंड, फ्रांस और मिस्र इससे खुश नहीं है। वो इसको प्रोपेगेंडा करार देते हैं और वो क्या करते हैं कि 15 जुलाई 2016 को 15 जुलाई 2016 को तुर्क फौज के आपस में ही वो इख्तलाफ पैदा कर देते हैं और तुर्क फौज सड़कों पर आ जाती है कब्जा करने के लिए। लेकिन तुर्क की बहादुर कौम, बहादुर अवाम तुर्क फौज के टैंकों के आगे लेटकर इसको नाकाम बना देती है और वहाँ पर अवाम की बालादस्ती, अवाम की ताकत, जमहूरियत और उसी के साथ साथ इस्लामाइजेशन का बोलबाला कर देते हैं और यहूदो नसारा की इस साजिश को नाकाम कर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया कि इस ड्रामे को नाकाम करने की बहुत बड़ी साजिश की गई है। कहीं पर इसको गेम ऑफ थ्रोन्स ऑफ टर्की कहा जाता है, यानी कि टर्की दुनिया का नक्शा तब्दील करना चाहता है, दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है। तो बहुत सारे प्रोपेगेंडे इस लिहाज से किए जा रहे हैं। लेकिन अगर वो इस पर गेम ऑफ थ्रोन्स का इल्ज़ाम लगाते हैं तो इन्हें यह भी देखना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन जो कि दुनिया पर एक न्यू इंपीरियलिज्म है और दुनिया पर अपना कब्जा जमाए हुए है, वो भी तो एक गेम ऑफ थ्रोन्स है। तो मेरी एक और आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ड्रामे के जितने भी किरदार हैं, बहुत से ऐसे वीडियोस और बहुत सी ऐसी तस्वीर आ रही है जिसमें बाद में जो कि अर्तगल बना हुआ है और उसके दूसरे अदाकार हैं, उनकी इस तरह की तस्वीरें, नाज़ीबा किस्म की तस्वीरें अपलोड की जा रही हैं। तो दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें, हमने फोकस करना है ड्रामे के मरकज़ी ख्याल पर, हमने फोकस करना है ड्रामे के प्लॉट के किरदार पर, ना कि जो कि फ़र्ज़ी किरदार है। हर इंसान की अपनी निजी ज़िंदगी होती है, तो हमने किसी के किरदार पर जाकर उसका शिकार नहीं हो जाना और ना ही हमने उसमें मुलव्वस हो जाना है। हमने अपने इस जो अपना माजी है, अपने इस ड्रामे का जो मेन किरदार है, इस ड्रामे का मेन प्लॉट है, इस ड्रामे का मेन जो मरकज़ी ख्याल है, हमने उस पर फोकस रखना है और हमने अपने माजी को याद रखना है। और वो कौमें तबाह व बर्बाद हो जाती हैं, वो सल्तनतें मट जाती हैं, वो मुल्क बर्बाद हो जाते हैं जो अपना माजी भूल जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने माजी को जानिए, एक अच्छी सीरीज़ में जानिए, एक अच्छे अपने इन अक्सात में जानिए। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपका मेज़बान इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।